हेलो बच्चों, आज मैं 10th क्लास का प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के बारे में बता रहा हूँ। ये हिस्ट्री का है और मैं आज हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर इकाई 8 प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद बताने जा रहा हूँ। चूँकि आज का युग, आज का वर्तमान युग, हम प्रेस के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे जीवन के हर पहलू में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी रूप में हमें प्रेस प्रभावित कर रहा है। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे सूचना का क्षेत्र हो, चाहे मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, यानी सभी क्षेत्र में प्रेस का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है। हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी हमें किसी चीज़ की जब आवश्यकता होगी तभी हम किसी चीज़ का आविष्कार कर पाएंगे। अतः सूचना की आवश्यकता ने आविष्कार हेतु ज्ञान जगत को प्रेरित किया। यानी हालांकि कोई आविष्कार अचानक नहीं बनता है, एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही घटनाओं का ये क्या है, संग्रह है, जो धीरे धीरे करके एक नए आयाम के रूप में बदल जाता है। इसमें सबसे पहला आविष्कार बताते हैं मुद्रण का इतिहास, जिसको गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। मानव सभ्यता के आदि काल में मनुष्य जो देखता था उसे अपनी स्वाभाविक बुद्धि तथा अनुभव के अनुसार, जो उसे देखता था उसका अपना अनुभव के अनुसार विभिन्न प्रकार से अंकित करने का प्रयास करता था। जैसे लेखन सामग्री के पूर्व मनुष्य चट्टानों पर, गुफाओं में खुदाई करके उसका मिट्टियों का उपयोग करता था। बाद में जब ज्ञान विज्ञान का धीरे धीरे करके प्रसार होने लगा और चित्रित करने लगा, तो 150 ईसा में 105 ईस्वी में टस्प्लाई लून यानी चीनी नागरिक था, उसने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया था। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और फलस्वरूप कागज लेखन एवं चित्रांकन। पहले जो भी भाषा होती थी चित्रांकित होती, चित्र से ही भाषा को देखा जाता था, समझा जाता था। लेकिन मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन में बना, उसके बाद जापान और कोरिया में इसका विकास हुआ। लगभग इसकी शुरुआत 594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की गई और 712 ईस्वी तक चीन के सीमित क्षेत्रों में फैल गया। यहाँ तक कि जब इसकी लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी, पूरे दुनिया में बढ़ी, जैसे चीन में, जापान में, तब क्या हुआ, मुद्रण कला का आविष्कार और विकास का श्रेय भी चीन को ही आता है। 1401 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। उसने मुद्रा का सबसे पहला आविष्कार भी किसने किया? चीन में ही किया और उसका आविष्कार पी सेन ने किया। इन अक्षर मुद्रों का संयोजन कर छाप लिया जा सकता था, यानी कि उसको छाप बनाया जाता है, जैसे ठप्पा जिसको कहते हैं। कभी कभी देखते हो पेड़ा खाते हैं तो उसमें बटखारा का ठाप मारता है, उसी ठप्पा को ही उसी तरह का ठाप्पा बनाया जाता था, यानी मुहर बनाया जाता था और वो बार बार इसको अलग अलग करके इसको संयोजित किया जाता था। बाद में इसको कोरियाई लोगों ने कुछ समय के पश्चात लकड़ी एवं धातु को खोदकर टाइप करके बनाया और बाद में उसी के बाद काफ़ी दिनों तक चीन का दबदबा था इस मुद्रण कला में, इस मुद्रण कला में और कागज़ का आविष्कार में। और क्योंकि इससे सिविल सेवा के आकांक्षी लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी मात्रा में किताबों को छपवानी पड़ती थी और जिसके कारण यूरोप में भी मूवेबल जो घूमने वाला टाइप है मुद्रण कला का आविष्कार तो पूरब में ही हुआ था, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। इसका प्रमुख कारण था कि चीनी, जापानी, कोरियाई भाषा में 40,000 से अधिक वर्ण का अक्षर थे, यानी अधिक अक्षर थे। सभी वर्गों का ब्लॉक बनाकर उपयोग करना कठिन था, जिसके कारण 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई। यूरोप में जर्मनी में हुआ और 1430 ईस्वी में स्टेनबर्ग के वोहान गुटेनबर्ग ने अंततः इसको प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया। क्योंकि गुटेनबर्ग
जर्मनी का गुटेनबर्ग रहने वाला था और जमींदार व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेड़ों वाली मशीनों से परिचित था। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर उसने टाइपों के लिए मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ किया। उसने सीसा, टीन, रांगा, बिस्मथ धातुओं का मिश्रण बनाया और शीशे का चयन सस्ता और स्याही का स्थानांतरण करने की क्षमता किया। और उसके बाद मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने किया। जब गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का आविष्कार किया, उसी तरह से भारत में भी मुद्रण कला का आविष्कार, भारत में भी छापाखाना का विकास हुआ और उसको सबसे पहले पांडुलिपि में तैयार किया गया। अब एक क्वेश्चन आता है आप लोग का, इसी में क्वेश्चन एक आता है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? यानी मुद्रण यंत्र का आविष्कार गुटेनबर्ग ने ही किया था और उसने किस तरह से किया? दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है कि 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित कीजिए या भारतीय प्रेस की विशेषताओं को बताइए। उसी तरह से जो हॉट क्वेश्चन है बच्चों, उसको मैं अभी बता देता हूँ और आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का बढ़िया से बढ़िया आप नोट्स बनाइएगा। अगली वीडियो में मैं इसका नोट्स भी आपको दूंगा। एक क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से केवल इतिहास का ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज। जैसे इतिहास में भी आपको क्वेश्चन आता है रूस से संबंधित, जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये होगा खूनी रविवार क्या है, या अक्टूबर क्रांति क्या है, या सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आएगा तो ये आपको कहेगा नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था कैसे, या प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति के मार्ग प्रशस्त किया कैसे। उसी तरह से अगला क्वेश्चन ये भी आता है और अगला क्वेश्चन ऐसा भी रहता है बच्चों कि जिसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ। यानी ये रहता है कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, या ये क्वेश्चन रहता है हुआ आंदोलन पर चर्चा करें या हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी करें। और एक क्वेश्चन हमेशा ये भी पूछा जाता है, हमारे भारत से संबंधित है इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आएगा असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। उसी तरह से दीर्घोत्तरीय में आता है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान की विवेचना करें या वामपंथियों की भूमिका को घोषणा करें। और कभी कभी ये भी आता है प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। इस तरह से भारत से संबंधित यही एकमात्र क्वेश्चन आता है। या आपका ये भी आ सकता है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, या उपनिवेश से आप क्या समझते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि उपनिवेश किसे कहते हैं, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। और मैं जो इम्पोर्टेंट बात बता दिया। एक और क्वेश्चन आता है भूमंडलीकरण, आर्थिक मंदी क्या है। एक समझ लीजिए आर्थिक मंदी, आप समझ लीजिए हमेशा इस तरह का बताता है अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार, यानी तीन आधार कौन कौन है, कृषि, उद्योग और व्यापार। यानी अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रहे, इस मंदी को कहते हैं आर्थिक मंदी। ये मंदी 1929 ईस्वी में पूरी दुनिया में आया था, जिसके कारण पूरे दुनिया में
माने लोगों के पास सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक और क्वेश्चन आपका आता है, अधिनायकवाद क्या है? अधिनायकवाद वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां केंद्रित हो जाती है। वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच में छवि नायक का छवि में होता है। यानी कहने का मतलब वो डिक्टेटर हो जाता है। डिक्टेटर यानी तानाशाह हो जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या है या भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? क्योंकि भूमंडलीकरण जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, जिसके दुनिया के सभी भागों को आपस में क्या किया है? जोड़ दिया है। यानी भूमंडलीकरण सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है। संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एक क्वेश्चन आता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। 1920 के बाद इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इस तरह का क्वेश्चन, और आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी आप NCERT का बुक पढ़ते हैं उसी बुक से आप पढ़िएगा। जैसे औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ, सबसे पहले इंग्लैंड में, हिटलर का उदय कब हुआ, विश्व आर्थिक मंदी कब हुआ, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ, भूमंडलीकरण का शुरुआत कब हुआ, उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। बच्चों, एक और चीज़ मैं बताने देना चाहता हूँ, अब आप 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा भरने के लिए क्वेश्चन पेपर या आपका नाम लिखने के लिए, तो किसी चीज़ को आप छोड़िएगा नहीं। ऐसे हालांकि बहुत सारे चीज़ भरे हुए रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ आपको भरना है। जैसे कौन सी पाली है, प्रथम या द्वितीय, रोल नंबर जैसे आप लिखे, मान लिया जाए 19000207, तो 1 के स्थान पर 1 को सीधे एक कोले में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड को रखना है। और उसी तरह से सभी वर्ड में जो वर्ड है आप ऊपर में लिखे उसी वर्ड को रखना है। जिस तरह से अगर आप अपना नाम लिखे तो मान लिया जाए आपका नाम है अभिनव, तो ए में रखना है, भी तो सिर्फ भी को रखना है, उस तरह से। और सिग्नेचर करना कभी नहीं भूलिएगा। अब तो आपका उसके साथ फ़ोटो भी आ जाएगा। इसलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इस तरह का समस्या नहीं आनी चाहिए और आने भी नहीं दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।